अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल्स को आपने देखा होगा, जैसे लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ये सारे के सारे ना मेटल्स होते हैं। मेटल्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनको देख के आइडिया हो जाता है। एक तो ये होती है वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे लोहा है। एक उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन करते हैं, जैसी उन पर लाइट पड़ती है ना तो वो शाइन करते हैं, चमकते हैं वो। इसी तरह एक उनकी और प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को ना अपने अंदर से गुजरने दे देते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की जो बहुत वाज़ेह नज़र आती है। इनके पीछे वजह क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं? एक्चुअल में ये उनकी मेटालिक बॉन्डिंग है कि जो उनके अंदर बॉन्ड है ना, वो मेटालिक बॉन्ड है जिसकी वजह से इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम मेटालिक बॉन्डिंग को समझते हैं कि ये मेटल्स में कैसी होती है। अब मेटल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन मेटल के एटम्स की ना एक ख़ास बात होती है कि जो उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आखिरी शेल में मौजूद होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ ना ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं और वो एटम्स के ना दरमियान में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स ना इस तरह निकल कर अपने अपने एटम से इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज और मेटल के आयंस हैं उन पर था पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के आयंस ना एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे, यानी इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इस अट्रैक्शन की फोर्स को कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अ मेटालिक बॉन्ड इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहता है मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअल में एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है, किसके दरमियान? मेटल के आयंस के दरमियान जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम से निकल चुके हैं, यानी वो डीलोकलाइज्ड हो गए। डीलोकलाइज का मतलब उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो डायग्राम में आपको रेड सर्कल्स मिल रहे हैं, ये एक्चुअली मेटल के आयंस है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लू डॉट्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं फ्रीली, तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और मेटल के आयंस के दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। नीचे वो लिखता है द करेक्टरिस्टिक्स शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। कहते हैं जो मेटल प्रॉपर्टीज शो करते हैं ना, वो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग भी डिफरेंट होती है। दिस सुजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस अमंग द मेटेलिक आयंस। कहता है इससे हमें पता लगता है कि मेटल के एटम्स के दरमियान जो है ना बॉन्ड्स वो डिफरेंट किस्म की हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के मेटल्स की खसूसियात क्या होती हैं। पहली है मेटल्स यूजली शो मेटालिक लस्टर, यानी कि इनके दरमियान ना चमक होती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो दो मेटल्स दिए कि अब ये शाइन करते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है, इसको कहते हैं लस्टर। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होती हैं। इनको अगर हमने बॉयल करना है तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर इनको हमने मेल्ट करना है तब भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, यानी ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी। मेटल जो होते हैं हार्ड भी होते हैं और हैवी भी होते हैं, जैसे लोहा है, गोल्ड है। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल्स को ना मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उन पर प्रेशर अप्लाई करके। नेक्स्ट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हमें कोई भी अगर एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, हम चाहते हैं कि एक एटम है उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, तो उसके लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ना उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तो वो एटम न्यूक्लियस से मजबूती से जुड़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो एटम न्यूक्लियस से कम स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मेटल्स जो होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से उनको निकालना आसान बन जाता है, यानी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब हम इसको रेट करते हैं। यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यूज़ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं मेटल्स की जो एटम्स होती हैं ना, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ कम होती हैं। देयर एटम्स कैन देयर फॉर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ मेटालिक एटम्स कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली, यानी उनके जो न्यूक्लियस होता है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़ोर से अपने पास नहीं रखता। हम इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम। सोडियम मेटल की एग्जांपल लेना तो उसमें हर सोडियम का जो एटम है वो मज़ीद 8 सोडियम के एटम से घिरा हुआ था, यानी हर सोडियम एटम के गिर्द 8 मज़ीद सोडियम के एटम्स मौजूद होते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव फ्रीली बिटवीन द वेकेंट स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। कहता है जो उनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बड़ी आसानी से घूम फिर सकते हैं एटम्स के दरमियान में, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिस मौजूद होती हैं।
बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद द न्यूक्लियर। वो आसानी से क्यों घूम सकते हैं? क्योंकि उनके न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो कम होती है, वो इतनी ज़ोर से जुड़े हुए नहीं होते। नो इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच्ड विद एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस। अब हर एटम का हर जो इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी शेल वाला, वो फ्रीली मूव करता है, वो अपने न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता। इंस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम गेट्स अटैच्ड विद ऑल द न्यूक्लियस। अब होगा क्या कि जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो कि फ्री मूव कर रहे हैं, उन सब को सब इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस मौजूद होंगे सारे के सारे उनको खींचेंगे। When all the atoms attract all the electrons collectively, obviously they will be bound together। या तो जब सारे के सारे एटम्स को, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को तमाम न्यूक्लियस खींचेंगे तो वहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। A metal will appear to have a sea of electrons in which all the nuclei of atoms are submerged। कहता है इसको अब यूँ समझे कि एक समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और उस समंदर के अंदर हम ना न्यूक्लियस को ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियस को डुबो देते हैं, तो ये मंजर होगा वहाँ पे। A metallic bond is therefore a type of chemical bond which has positively charged ions bound together by the mobile electrons। तो यहाँ पे उसने metallic bond को दोबारा डिफाइन किया है कि metallic bond एक ऐसी बॉन्ड होती है जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, जिसको न्यूक्लियस हम कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन से बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने उनको सराउंड किया होता है, घेरा हुआ होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग के जो मेटालिक बॉन्डिंग है उसकी ताकत किस पे डिपेंड करती है? तो कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयंस के, जहाँ वहाँ पे पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं उस पर कितना चार्ज है, 1 प्लस का चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज है, 3 प्लस का चार्ज है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम, और हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है। जैसे एक एटम है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहा है, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इन सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल ईच सोडियम एटम सेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो सोडियम होता है ना उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका एटम उस 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, यानी हर सोडियम का एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा और उसके न्यूक्लियस पर 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा। द मेटालिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल इज देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, तो इसलिए उसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कम है और पॉजिटिव चार्जेस भी कम है। इन मैग्नीशियम मेटल ईच मैग्नीशियम एटम रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज। जबकि अगर हम बात करें मैग्नीशियम के एटम की, तो मैग्नीशियम का एटम, हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है, यानी जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा तो उस पर खुद पे भी 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। द मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम एटम विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर दैन सोडियम मेटल। अब जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दिस एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट हायर टेम्परेचर दैन सोडियम मेटल। तो जब उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट्स भी। तो इसलिए वो कहता है जो मैग्नीशियम है उसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी और बॉइलिंग पॉइंट्स भी सोडियम की निस्बत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर हमने मैग्नीशियम को मेल्ट करवाना है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सोडियम को मेल्ट करवाना तो उसको मैग्नीशियम से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। नीचे उसने ना दोनों मेटल्स की डायग्राम दी हुई है, लेफ्ट साइड पे सोडियम की है और राइट साइड पे मैग्नीशियम की है। अगर आप सोडियम की डायग्राम देखें तो उसके हर एटम पर 1 प्लस का चार्ज आ रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हर एटम 1-1 रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की डायग्राम देखें तो उसके हर एटम पे +2 का चार्ज है और उसमें हर एटम जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहा है, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट वो कहता है द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने पढ़ लिया कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री मूव करते हैं, वो न्यूक्लियस से मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। कहता है इसकी वजह से ना वो हीट के और बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। मोर ओवर इन मेटल्स द एटम्स आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज वन ओवर द अदर। कहता है उसमें जो एटम्स होते हैं ना वो रोज़ की फॉर्म में अरेंज होते हैं, कितारों की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए होते हैं। दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। इसकी वजह से वो हार्ड भी हो जाती हैं और हैवी भी हो जाती है, क्योंकि उनके दरमियान एक प्रॉपर तरतीब के साथ एटम्स जुड़े हुए होते हैं लेयर्स की फॉर्म में। When the pressure is applied on the metals, the upper rows of atoms split past the lower rows। तो जब हम उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो जो ऊपर वाली रोज़ होती हैं ना वो स्लिप हो जाती हैं नीचे वाली रोज़ के ऊपर से। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंजेस, की वजह से उनकी शेप्स में चेंज आ जाता है। मेटल्स कैन देयर फॉर बी ईजिली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से वायर्स में भी अरेंज कर सकते हैं और शीट भी उनकी बना सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर मेटल है, उसकी हम वायर्स बना रहे होते हैं। इसी तरह आयरन की शीट्स होती हैं, मुख्तलिफ मेटल्स की ना शीट्स बनाई जाती हैं, तो ये उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम शीट्स की फॉर्म में और वायर्स की फॉर्म में डाल सकते हैं।
अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो मेटल्स के ना एटम्स आप देखें तो वो कितारों की फॉर्म में अरेंज है। तो जब उस पर हमने प्रेशर लगाया तो जो ऊपर वाली दो कितारें, ऊपर वाली दो रोज़ है वो स्लिप हो गई हैं नीचे वाली रोज़ के ऊपर से। नेक्स्ट उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। कहता कौन से एटम्स होते हैं या कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म एक्सक्लूसिवली बिटवीन मेटल एटम्स। कहता जो मेटेलिक बॉन्ड होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेटल के एटम से बनती है, यानी उसमें नॉन मेटल्स या और चीज़ें नहीं होती। अल्कली मेटल्स वीकर बॉन्ड, जो अल्कली मेटल्स होते हैं जो पहले ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो जो होते हैं वीकर बॉन्ड्स बनाते हैं, उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग कम होती है, स्ट्रॉन्ग। दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनकी जो बॉन्ड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहा है। और तीसरे हैं ट्रांजिशन मेटल्स जैसे आयरन है, कॉपर है, स्ट्रॉन्गेस्ट। वो कहते हैं इनमें जो बॉन्ड होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि हर एटम जो है ना वो एक या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री करेगा। सेकंड क्वेश्चन है गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद आयनिक बॉन्ड। कहता है आपने कंपैरिजन करना है मेटेलिक बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का। पहला है मेटेलिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव फ्रीली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा है कि जो मेटेलिक बॉन्ड होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करते हैं अपनी पोजीशन से, वाइल आयनिक बॉन्ड्स हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड एंड लोकलाइज्ड ऑन स्पेसिफिक आयन। जबकि जो आयनिक बॉन्ड होती है उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक एटम से दूसरे एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाते। दूसरी है मेटेलिक बॉन्ड्स अकर बिटवीन आइडेंटिकल मेटल एटम्स। मेटेलिक बॉन्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल के एटम्स के दरमियान होगी, वेयर एज आयनिक बॉन्ड्स रिक्वायर टू डिफरेंट मेटल एलिमेंट्स, आ मेटल एंड नॉन मेटल। जबकि जो आयनिक बॉन्ड होती है उसमें दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, एक आमतौर पर मेटल होता है और दूसरा होता है नॉन मेटल। तीसरी है मटेरियल्स विद मेटेलिक बॉन्ड्स आर टिपिकली मेलिएबल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल स्टेट्स। कहता जो मेटल्स होते हैं ना उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम उनको इजीली किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मेलिएबल होते हैं वो, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द स्टेट्स। और वो बिजली को भी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी अगर वो लिक्विड है सॉलिड तो वो बिजली भी कंडक्ट कर सकते हैं। वाइल आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड ओनली कंडक्ट व्हेन मोल्टन और डिसॉल्व। जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तब कंडक्ट करेंगे जब उनके हम सॉल्यूशंस बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। कहता है मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो होते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो उनके एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कहते हैं केटायंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इस खसूसियत का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इससे हमें रिएक्टिविटी का भी पता है कि मेटल्स कितने रिएक्टिव हैं। मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली आर कंसिडर्ड मोर रिएक्टिव। वो मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से रिलीज़ कर देंगे वो उतने ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड दस दे अंडरगो रिएक्शंस वेरी इजीली। कहता है जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के जो मेटल के एटम्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। तो कहता है अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन इंतहाई ईजिली रिलीज़ कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। एंड दस दी अंडरगो रिएक्शंस वेरी इजीली, इसलिए वो रिएक्शंस भी काफ़ी स्पीड से देते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर। कहता है जो सोडियम है और पोटेशियम है ना वाटर के साथ बहुत ज़ोर से रिएक्शन करते हैं। एंड हेलोजन्स टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और हैलाइड। इसी तरह वो हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, उनके साथ भी वो तेज़ी से रिएक्शंस करते हैं और मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड्स और हेलाइड्स। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन। लेकिन वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट भी बनाते हैं और हाइड्रोजन भी बनाते हैं। दूसरी एग्जांपल उसने दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ऑन द अदर हैंड लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स लेस इजीली। कहता है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप होता है ना उसके एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कहता है जो वो एलिमेंट्स होते हैं ना वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितने अल्कली मेटल्स करते हैं रिलीज़। एंड दस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन अल्कली मेटल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अल्कली मेटल की निस्बत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दे रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर एंड हेलोजन्स आर आल्सो लेस विगरस। तो जो इनके रिएक्शंस होंगे पानी के साथ और हेलोजन के साथ वो भी कम जोर से होंगे। एलुमिनियम इज़ आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब जो एलुमिनियम है वो भी कहता है काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यानी वो भी अपने इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली लूज कर देता है। इट रिएक्ट्स रेडिली विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो कहता है ये एसिड के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्शन करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। पहले हमने पढ़ा था मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्योंकि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब हम करेंगे नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर।
कहता है नॉन मेटल्स हैव एन एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करते बल्कि उनको उल्ट इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एनायंस। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसको कहते हैं एनायंस। दे आर देयर फॉर नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसलिए हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फॉलोड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो कहता है अगर हम एलिमेंट्स देखें ना जितने भी हैं, उन सब में फ्लोरीन जो है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, यानी वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। नॉन मेटल्स रिएक्ट रेडिली विद मेटल्स फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स। कहता है जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे NaCl हमने पढ़ा था, उसमें Na जो है वो मेटल है और जो Cl है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। कहता है जो नॉन मेटल्स है ना वो और नॉन मेटल के साथ भी मिल सकते हैं और मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। आखिर में उसने कंपैरिजन दिया आयनिक कंपाउंड्स का और कोवेलेंट कंपाउंड्स का। ये दोनों कंपाउंड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, तो यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। इन आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कहता है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें ऑपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, जैसे एक सोडियम है, एक क्लोरीन आयन है, वो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक क्रिस्टल की शेप देते हैं। एज अ होल द कंपाउंड इज़ न्यूट्रल। अब जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो एज अ रिजल्ट जो मॉलिक्यूल होता है ना वो न्यूट्रल बन जाता है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस। अब उनके दरमियान जो फोर्स होती है ना अट्रैक्शन की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस मौजूद नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आयनिक कंपाउंड्स की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। कहता है ये आमतौर पर सॉलिड्स होती हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेल्सियस। कहता है जैसे सोडियम क्लोराइड की मिसाल लेने, जो नमक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री, यानी उसको हम 801 डिग्री टेम्परेचर देंगे तब जाके वो पिघलना स्टार्ट होगा। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों इतने ज़्यादा, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है ना, आयनिक बॉन्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कहते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन मेटल्स के बने होते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। कहता है जो वो कंपाउंड्स हैं ना जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिनका वेट कम है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं और वो गैसेस होते हैं आमतौर पे। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनका मास हाई होता है, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर हम इनको कंपेयर करें ना आयनिक कंपाउंड से, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत। तीसरी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। कहते हैं ये आमतौर पर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे पानी है, उनके अंदर हल हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल वाटर। कहते हैं ये वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते, बट सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जैसे ईथर है, बेंजीन है, उनके अंदर ये हल हो जाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। कहता है अगर हम इनके सोल्यूशन बनाएं ना या इनको पिघलाएं तो ये बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं, करंट अपने अंदर से पास कर सकते हैं। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दीज फोर्सेस। अब ये क्यों कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान आयंस होते हैं जो कि करंट कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को इतनी आसानी से पास नहीं होने देते। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।